ओके सर, तो चलो बात करते हैं कतई ज़्यादा फेमस एंड कतई ज़्यादा ट्रेंडिंग सीरीज़ के बारे में, जो कि कतई ज़्यादा ढांसू गेम पे बेस्ड है, जिसका नेम है द लास्ट ऑफ अस। अगर आप प्ले स्टेशन या फिर एक्सबॉक्स के दीवाने हो तो आपने इस गेम का नेम ज़रूर सुना होगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम्स में से एक है ये, और मैंने खुद भी इसको काफ़ी बार कंप्लीट किया है। गेम्स में इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, तो शायद सीरीज़ में भी आने वाले पार्ट हो सकते हैं। हालांकि पहले बता दूं कि सीरीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ऑलरेडी इसका सीज़न 2 अनाउंस कर दिया गया है, और इसकी रेटिंग्स देख के आपका मुंह तो खुला का खुला रह ही जाएगा। इसे समझ में आ रहा होगा कि मैं फोकट में तारीफ नहीं कर रहा इसकी। चलो सीरीज़ पे बात करें तो ये आती है साइंस फिक्शन, हॉरर एंड ड्रामा की कैटेगरी में। बेसिकली ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाला सीन है, बट इससे पहले कि आप ये बोलो कि वही ज़ॉम्बी वाला लोलपना होगा इसमें, भय भय करते ज़ॉम्बीज़ और धूम धड़ाका, मैं बता देता हूँ कि ये गेम द लास्ट ऑफ अस ये इसके ज़ॉम्बीज़ या फिर इसकी हॉररनेस की वजह से फेमस नहीं है। ये फेमस है इसकी स्टोरी एंड इसके कैरेक्टर्स को लेके। इसमें जोल एंड एलिन की हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी दिखाई गई है। काइंड ऑफ बाप बेटी की स्टोरी है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। तो चलो एपिसोड 1 पे बात करते हैं। मैं फुल डिटेल में जाऊंगा और गेम से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है कुछ साइंटिस्ट को दिखाते हुए एक लाइव शो में। 1968 का सीन होता है ये। बेसिकली ये लोग वायरस को लेके बात कर रहे होते हैं कि कैसे वायरस फैलता है और ह्यूमंस को हार्म करता है। हालांकि द लास्ट ऑफ अस के पैंडेमिक का सीन थोड़ा अलग है। इसमें किसी बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस से इन्फेक्शन नहीं फैलता, फंगस से फैलता है। इसी चीज़ को ये साइंटिस्ट वगैरह समझा रहे होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से समझाते हैं कि वायरस जो होता है वो इंसान की बॉडी में जाके उसको अंदर से इल करता है और धीरे धीरे फिर करके मारने लगता है। बट फंगस ये बॉडी में जाके ब्रेन को अल्टर कर देता है और खुद कंट्रोल ले लेता है। इसी वजह से इंसान ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और फिर वही भय भय करने लगते हैं। और इसी फंगस वाले टर्म की वजह से यहाँ के जो सो कॉल्ड ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो बाकी अदर मूवीज़ या सीरीज़ के ज़ॉम्बीज़ से ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे उनको ज़ॉम्बीज़ भी नहीं बोलते, इन्फेक्टेड बोलते हैं। और ये जो इन्फेक्शन होता है इसको भी नेम दिया गया है कॉर्डिसेप्स इन्फेक्शन। और मैं आने वाले किसी न किसी वीडियो में यहाँ के सारे टाइप्स के ज़ॉम्बीज़ भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारे होते हैं, सबके अलग अलग नाम भी होते हैं। एनीवे, अब यहाँ से अपने को दिखाते हैं 2003 को। यहाँ से बोल सकते हो कि मेन स्टोरी स्टार्ट होती है, और गेम में भी एग्जैक्टली यहीं से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। वो साइंटिस्ट वाला सीन जो अपने को दिखाया गया था वो एकदम अलग से डाला गया है सीरीज़ में। सो अपने को एक छोटी सी फैमिली दिखाते हैं, जोल और इसकी बेटी सैरा और इसके चचा अंकल टॉमी। ये लोग नॉर्मली अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। हालांकि छोटी छोटी हिंट दी जाती है अपने को न्यूज़ एंड रेडियो में कि कहीं दूर शहर में, गाँव में इन्फेक्शन फैल रहा है और लोग पागल हो रहे हैं। बट नॉर्मल एनपीसीज की तरह ये लोग भी सब इग्नोर करते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, बर्थडे शड्डे मना रहे होते हैं। लेकिन फिर आती है काली अंधेरी रात जहाँ पर सैरा ये घर के बाहर अकेली होती है और इसके पड़ोस वाली दादी अचानक से सटक जाती है, बोले तो इन्फेक्ट हो जाती है, या और सरल भाषा में बोले तो ज़ॉम्बी बन जाती है। यहाँ पर पहली बार अपने को यहाँ के ज़ॉम्बी का क्लोजअप लुक दिखाया जाता है, जो कि सच में बहुत सुंदर होता है। आय हाय। लेकिन सैरा पे अटैक होने से पहले इसके पापा और चाचा यहाँ पर आ जाते हैं और ये भग जाते हैं। और फिर अपने को पूरा माहौल दिखाया जाता है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाला, कि दुनिया के गंदे वाले लग चुके हैं, प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं, गाड़ियाँ क्रैश हो रही हैं, खून खराबा वही सब। और ये पूरा सीन डिट्टो एकदम कॉपी पेस्ट है गेम से। यहाँ तक कि रोड के साइड में जलता हुआ घर दिखाया जाता है, वो भी गेम में था, बस उस घर का नेम चेंज कर दिया गया। गेम में कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर जिमीज प्लेस करके कुछ बताया गया है, बट उसकी ट्रिविया ये है कि गेम में वो पड़ोसी वाली सन की बुढ़िया ये नहीं थी पहली ज़ॉम्बी। यहाँ पर एक जिमी नाम का बंदा था, ये पहला ज़ॉम्बी था जो सबसे पहले दिखाया गया था। खैर, अब यहाँ पर आता है सीरीज एंड गेम दोनों का मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग सीन, जहाँ पर एक सोल्जर, ये जोल एंड सैरा, इन दोनों को शूट कर देता है। मजबूरी में ही करता है क्योंकि उसको ऐसा ऑर्डर मिला था बिना सोचे समझे शूट करने का। और फिर टॉमी आके उस सोल्जर को मार देता है, बट सैरा, इसको अब तक गोली लग चुकी होती है और फिर ये वहीं जोल के सामने उसकी गोद में ही मर जाती है। जी हाँ, यहीं तक थी इसकी प्यारी सी छोटी सी स्टोरी, खत्म इसका चैप्टर। बट मजाक की बात नहीं, ये सैरा की मौत, इसकी वजह से ही जोल के आगे के सारे डिसीजंस जुड़े होते हैं। जितने भी मेजर डिसीजंस ये थ्रू आउट द सीरीज लेता है। गेम में भी ये पूरा सिनेरियो सेम टू सेम दिखाया गया था, कुछ भी चेंज नहीं किया गया। हालांकि बस सीरीज में अपने को सैरा का पूरा दिन दिखाया गया कि आखिर वो कैसे क्या कर रही होती है। बहुत सीधी सादी मासूम सुशील लड़की थी वो, और उसका दिन दिखाने का रीज़न भी यही था ताकि अपने को उसकी मौत पे और ज़्यादा बुरा लगे, अपन और ज़्यादा रोएं ना। और फिर यहाँ से अपन जाते हैं 20 साल बाद, बोले तो 2023 में। गेम और सीरीज इनमें जो मेजर चेंजमेंट किया गया है वो टाइमलाइन का ही है। गेम में सैरा वाला कांड 2013 में हुआ था, और फिर 20 साल बाद अपने को 2033 ये दिखाया गया था। बट यहाँ पर इसको 2003 से 2013 कर दिया गया, और इसके पीछे अगर सच बताऊँ तो कोई बहुत बड़ा रीज़न भी नहीं है। वो एक्चुअली में इनको बस सेक्सी लग रहा था तो कर दिया। तो जैसा मैंने बताया कि अपने को यहाँ पर पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड दिखाया गया है, मतलब इन्फेक्शन वगैरह सब फैल चुका है। अब लोग कैसे इन्फेक्शन के बीच में सर्वाइव कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसीलिए इतना बड़ा टाइम जंप लिया गया है 20 साल का। मतलब अब तक दुनिया इन्फेक्टेड से भर चुकी होती है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ होता है।
तो अब सीन ये होता है कि कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं, क्वारंटीन सेफ जोन्स होते हैं, जहाँ पर नॉर्मल ह्यूमंस रह रहे होते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं बोल सकते हो। इन्हीं के बीच में अपना जोल भी होता है जो इन्फेक्टेड बॉडीज को जला के मार रहा होता है। इसी तरह से सर्वाइव करते हैं ये, और इन सब की हालत देख के समझ में भी आ रहा होगा कि मजबूरी में इनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जिंदा रहना है अगर तो ये सब करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इनकी दुनिया की थोड़ी चीजें बता दूं मैं। जैसे यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। पहली फेडरा, बोले तो फेडरल डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसी, इसको काइंड ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो, बस ये मिलिट्री गवर्नमेंट होती है। और अब तक 20 साल बीत चुके होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेमोक्रेसी के तो लग चुके होते हैं अच्छे वाले। तो मेन यही फेडरा ग्रुप होता है जो सबको लाइन पे रखता है। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन होता है ये किसी को नहीं पता, होता भी है कि नहीं ये भी नहीं पता। बट इस ग्रुप का काम करने के तरीके बहुत ज़्यादा वायलेंट एंड एक्सट्रीम होते हैं। इनकी 0 टॉलरेंस पॉलिसी चलती है यहाँ पर, जिसमें कोई भी बंदा या बंदी जिस पे जरा सा भी डाउट हो कि वो इन्फेक्टेड है, ये तुरंत उसको वहाँ पर जान से मार देते हैं। सबसे पहले सीन में यही दिखाया गया था कि एक बच्चा था जो इन्फेक्ट हो गया था, तो इसको भी जला के मार दिया था इन लोगों ने। तो अब इस टॉलरेंस की वजह से ही यहाँ पर सेकंड ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिसको बोलते हैं द फायरफ्लाइज। अब फायरफ्लाइज को ऐसे समझो कि जस्ट फेडरा का ऑपोजिट होते हैं ये लोग। मतलब इनका मोटो तो वही होता है, सबको सेफ रखना, लोगों को बचाना, लेकिन जैसा फेडरा वाले वायलेंस का यूज करते हैं, ये लोग सिर्फ उसके अगेंस्ट होते हैं। एक तरीके से ये रिबल ग्रुप होता है, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं। मतलब इंसाफ देखते हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि जैसे पहले गवर्नमेंट काम करती थी वैसे ही करे, मतलब लोगों को उनका हक मिले, उनसे अच्छा बिहेव किया जाए, वही सब। इस ग्रुप की लीडर एक लेडी होती है मार्लिन। इसका अच्छा वाला रोल होने वाला है सीरीज में। हालांकि डायरेक्टर ने खुद बोला है कि सीरीज की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि यहाँ पर कोई भी गुड गाइज या फिर बैड गाइज नहीं होते, सब अपनी मर्जी से काम करते हैं, बट सबका मोटो सिर्फ एक ही होता है, सर्वाइव करना। इसीलिए आगे बहुत सी वॉर लड़ाइयाँ होती हैं जो आगे ही दिखेंगी। और यहाँ और भी छुपे हुए ग्रुप्स होते हैं जिन पे जब टाइम आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल तो ये 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और इनका बहुत बड़ा रोल भी होगा पूरी स्टोरी में। ना अब यहाँ से स्टोरी में आगे चलें तो कुछ न्यू कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले टेस, ये जोल के साथ होती है, इसकी पार्टनर बोल सकते हो, पार्टनर्स इन क्राइम। सारे कांड ये साथ में करते हैं। इनकी स्टोरी अपने को तो नहीं पता कि कैसे कहाँ मिले ये, बट इनकी आपस में बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और हाँ, जोल और टेस ये दोनों देखने में भले ही नॉर्मल लगे, अच्छे सुशील संस्कारी लोग लगे, बट ना, ये होते नहीं हैं। इनको 1 वर्ड में क्रिमिनल्स बोल सकते हो। ये भी किसी को मारने से पहले सोचते नहीं हैं। छुप के ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, स्मगलिंग का काम भी करते हैं, गन्स वगैरह भी स्मगल करते हैं। तो बेसिकली अच्छे लोग नहीं होते हैं, लेकिन वही बात है कि सर्वाइव करने के लिए कुछ भी। और इस टाइम पे जोल का भाई, वही अंकल टॉमी, ये लापता हो चुका होता है। 3 हफ्तों से इसका कुछ अता पता नहीं होता कि ये कहाँ पर है। ये फायरफ्लाइज के लिए काम कर रहा था बट फिर कहीं भाग गया। तो जोल का यहाँ पर प्राइमरी टास्क यही होता है कि इसको कैसे भी करके अपने भाई टॉमी को ढूंढना होता है। और उसके लिए इसको व्हीकल चाहिए होता है, और गड्डी तो इसके पास होती है बट उसमें बैटरी नहीं होती, और बैटरी टेस ने किसी और को बेच दी होती है जो कि गैंगस्टर टाइप बंदा होता है। काफ़ी झोलझाम मचा हुआ है। तो इन दोनों को वापस से वो बैटरी लेनी होती है। गेम में ये पूरा सीन डिफरेंट था, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। वहाँ पर बैटरी वगैरह का कोई सीन नहीं था, सिंपली सप्लाईज थी जो वो गैंगस्टर टाइप बंदे ले गए थे। तो उसी सप्लाईज को वापस लेने के लिए टेस और जोल, इन्होंने उन पे अटैक कर दिया था। और लास्ट में फुल फाइट वगैरह हुई थी। मेन बॉस को मार भी डाला था, जो कि टेस ने मारा था बहुत गंदी बेरहमी से। लेकिन सीरीज में ये पूरा का पूरा सीन चेंज कर दिया गया। यहाँ पर कोई गन फाइट वगैरह भी नहीं दिखाई जाती। अभी आगे बात करेंगे उस पर। फिलहाल अपन बात करते हैं एली पे, सीरीज की मेन कैरेक्टर। सबसे पहले तो बता दो कि इसकी कास्टिंग को लेके कितना ज़्यादा बवाल हुआ है फैंस के बीच। ट्रेलर रिलीज से पहले किसी को भी एली पसंद नहीं आई थी। इसकी कास्टिंग पसंद नहीं आई थी। जोल तो सही कास्ट किया गया है, पेड्रो पास्कल बहुत ही अच्छा एक्टर है, बट एली, इसको लेके फैंस नाराज हो गए थे। रीज़न बहुत से हैं, जैसे कि गेम वाली एली और ये चाइल्ड एक्ट्रेस, इसका थोपड़ा बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और बोल सकते हो कि गेम वाली एली लोगों के दिल में छा चुकी है। बट ट्रस्ट मी, आपने गेम खेला हो या फिर ना खेला हो, आप जब सीरीज देखोगे आपको बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगेगा इस एली को देख के। इसने लिटरली बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है गेम वाली एली को। टाइम लगेगा लेकिन लोग इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, कर लिया ही है वैसे। मुझे पर्सनली कोई शिकायत नहीं इसकी कास्टिंग से, इसने एक्टिंग ही इतनी अच्छी करी है यार। तो एली को यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है कि मार्लिन, वही फायरफ्लाइज की लीडर, इसके पास होती है, कैद होती है एक्चुअली। मार्लिन इस पर नजर रख रही होती है, इसकी हेल्थ बार बार चेक कर रही होती है, इसकी याददाश्त देख रही होती है। और जिन्होंने गेम नहीं खेला वो तो इस टाइम पे कंफ्यूज होंगे कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, बट जिन्होंने खेला है उनको पता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो वो इसलिए क्योंकि एली एकलौती दुनिया में इम्यून होती है। हाँ, मतलब वही, इसको इन्फेक्शन नहीं होता। इसी वजह से फायरफ्लाइज के सभी लोग काफ़ी हैरान थे ये देख के। उनके लिए अजूबा था ये, तभी इसको बांध के रखा था और इस पर चेकअप वगैरह हो रहे थे। बट फायरफ्लाइज, जैसा मैंने बताया कि ये लोग बुरे नहीं होते, एटलीस्ट फेडरा जैसे तो नहीं होते। तो ये एली की कंडीशन को समझते हैं और एली की सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेते हैं। मार्लिन आती है, एली से हाय हेलो बोलती है और प्लान बताती है
कि एली इसको ये लोग इस सिटी के क्वारंटीन जोन से बाहर निकालेंगे और इसको सही सलामत पार्सल कर देंगे दूसरे स्टेट में जहाँ पर मार्लिन के फायरफ्लाइज की दूसरी टीम है, और फिर वो टीम एली को पार्सल कर देगी वेस्ट में जहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिसमें कुछ डॉक्टर्स हैं जो एली की हेल्प से इसकी इम्यूनिटी से क्योर निकालेंगे इन्फेक्शन से बचने के लिए। ये पूरा सॉलिड सटीक वाला प्लान होता है जो कि ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू प्लान तो नहीं जाने वाला है, वरना स्टोरी आगे कहाँ से बढ़ेगी। प्लान स्टार्ट होने से पहले ही कांड हो जाता है यहाँ पर। वो बैटरी वाला गैंगस्टर वो मार्लिन के बेस पर अटैक कर देता है, और इस टाइम पे याद होगा तो जोल एंड टेस ये उस बैटरी का तलाश कर रहे थे, बैटरी खरीदने वाले बंदे की। तो घूम फिर के ये लोग भी इसी मार्लिन के अड्डे पे आ गए थे जहाँ पर ऑलरेडी फाइट वगैरह हो चुकी थी, अपने को दिखाया तो नहीं गया, और वो बैटरी वाला बंदा वो भी मर चुका था और साथ में वो बैटरी भी डेड हो गई थी। तो इनके प्लान के भी लग गए थे। बट ये दोनों यहाँ पर मार्लिन से टकराते हैं, और मार्लिन पहले से ही जोल को जानती भी थी इसके भाई की वजह से, और वो बैटरी मार्लिन को इसलिए चाहिए थी ताकि वो एली को यहाँ से बाहर निकाल सके। बट अब बैटरी तो गई और साथ में मार्लिन और इसके लोगों की हालत भी खराब होती है, तो इसको अर्जेंट ही न्यू प्लान बनाना पड़ता है। तो अभी एली को पार्सल करने वाला टास्क ये जोल एंड टेस को पकड़ा देती है। ये जोल के काम से वाकिफ होती है, इसको पता होता है कि वो एली को स्मगल कर सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी। इसी वजह से ये जोल को टास्क देती है, उस पर भरोसा करती है, और बदले में जोल को जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, सप्लाईज, व्हीकल्स, बैटरी, सब कुछ। बट काम खत्म होने के बाद तो थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद टेस एंड जोल ये इस डील के लिए एग्री कर जाते हैं और एली को अपने साथ लेकर निकल लेते हैं। अब गेम की बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ सेम टू सेम हुआ था। ऐसे ही जोल एंड एली की पहली मुलाकात हुई थी फुल केओस के बीच में, और यहाँ से इनकी स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। हालांकि गेम एंड सीरीज दोनों में ही इस मोमेंट पे जोल एंड टेस को पता नहीं होता एली के सीक्रेट के बारे में कि वो इम्यून है। इन्होंने कोई सवाल भी नहीं किया था, इनको बस बिजनेस डील अच्छी लग रही थी जो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। सो अब यहाँ से रात के टाइम में ये तीनों अपने न्यू सफ़र में निकल जाते हैं, अपने न्यू मिशन पे, एली को पार्सल करने वाले मिशन पे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सेफ जोन से बाहर निकलने से पहले ही ये तीनों धर लिए जाते हैं फेडरा के सोल्जर के सामने। और फिर सेम वही सिनेरियो आता है जैसा 20 साल पहले आया था, जहाँ पर सोल्जर ने फायरिंग करके सैरा को मार डाला था। तो उसी मोमेंट को याद करके जोल को इतना गुस्सा आ जाता है कि उस सोल्जर को अपने हाथों से मार डालता है। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा भरा होता है इसके अंदर 20 साल बाद भी। लेकिन उसके मरने से पहले उस सोल्जर ने तीनों को स्कैन किया था, वही कॉर्डिसेप इन्फेक्शन वाला स्कैन, जिसमें जोल एंड टेस ये तो नेगेटिव आए थे बट एली पॉजिटिव निकली थी। मतलब इसमें शो हो गया था कि एली इन्फेक्टेड है, जो कि वो है भी, बस इसको इन्फेक्शन से कुछ होता नहीं है क्योंकि वो इम्यून है। तो पहले तो टेस को लगता है कि मार्लिन ने इनका काट दिया अच्छा वाला एक इन्फेक्टेड लड़की पकड़ा के, बट तुरंत ही एली अपना हाथ दिखा देती है जिसमें 3 हफ्ते पुराना घाव होता है जो कि पूरी तरह से हील हो चुका होता है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का दिमाग खराब हो जाता है ये देख के, लाइक व्हाट द फक। बट पहले एली को लेके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं ताकि फेडरा वाले इनका पीछा ना करें, और वुश एपिसोड 1 एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एंड हो जाता है, एकदम परफेक्ट जगह पे है। अब इसके आगे क्या होगा वो ऑब्वियसली आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। जीनियस। फिलहाल अगर मेरे थॉट्स जानना चाहते हो कि कैसा लगा ये एपिसोड, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कतई जहर। मैंने जो ये गेम खेल रखा है इसलिए मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था ये, क्योंकि यादें ताज़ा हो रही थी यार, और गेम रेफरेंसेस देख के भी मुझे अच्छा लगा। स्टोरी मेरे को ऑलरेडी पता है कि क्या कैसे होने वाला है, कौन कौन मरने वाला है। मैं चाहूँ तो सब कुछ स्पॉइल कर सकता हूँ, बट धीरे धीरे करूँगा, एक साथ नहीं, टेंशन नॉट। सो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने थॉट्स कि आपको कैसा लगा एपिसोड 1, और अगर आपने गेम खेला है कि नहीं वो भी बताना, और अगर आपको इसकी स्टोरी पहले से पता है तो वो भी बता देना। यहाँ पर वैसे कुछ स्पॉइलर नहीं है क्योंकि भाई स्पॉइलर से बहुत आगे निकल चुके हैं यहाँ पर। सो इसके वीकली एपिसोड्स आ रहे हैं एवरी मंडे। आप इस सीरीज़ को HBO Max पे देख सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको Disney Plus Hotstar में जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अब जाते जाते सब्सक्राइब तो करते ही जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड bye bye. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you